See, this is the universal indicator. Universal indicator जैसे मैंने बताया कि this is a mixture of all kind of dyes which can change color from each and every pH. अगर हम pH is equal to 0 पर बात करते हैं तब इसका कलर क्या आएगा? डार्क रेड आएगा. अगर pH is equal to 1 है so it shows red color. 2 पर भी red color. 3 पर it will show orange red. 4th पर orange. 5th पर orange yellow. 6 पर ग्रीनिश येलो, 7th पे ग्रीन. इट मीन्स दैट कि जो न्यूट्रल सॉल्यूशन है उस पे यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर कौन सा रहेगा? ग्रीन रहेगा. 8 पर इट्स ग्रीनिश ब्लू, 9 पर इट्स ब्लू, 10 पर इज नेवी ब्लू, लिटिल बिट डार्कर साइड आ गया है. 11 पे आ जाएगा पर्पल, 12 पे डार्क पर्पल और 13 पे और डार्क हो जाएगा, वॉयलेट हो जाएगा एंड 14 पे भी वॉयलेट शो करेगा. तो यूनिवर्सल इंडिकेटर हम देख सकते हैं कि लिटमस पेपर से एडवांस है क्योंकि लिटमस पेपर से ब्लू और रेड कलर दिखाता है जबकि यूनिवर्सल इंडिकेटर शो करता है हर एक स्ट्रेंथ को. इस तरह से हमारे जो पीएच लेवल का स्ट्रेंथ है वो शो किया जा सकता है यूनिवर्सल इंडिकेटर के थ्रू भी और लिटमस पेपर के थ्रू भी. पीएच वैल्यू एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को शो करती है, साथ ही साथ ये भी बताती है कि हमारे एवरीडे लाइफ में किस तरह से इसके एप्लीकेशन यूज हो सकते हैं. तो देखिए, जैसे मैंने आपको फर्स्ट एप्लीकेशन बता चुकी हूँ मैं, टूथ डिके वाला केस. टूथ डिके वाला केस में क्या होता है कि फूड हमने इंटेक किया, फूड इंटेक करने की वजह से जो सलाइवा होता है जो माउथ के अंदर प्रेजेंट है उसका पीएच लेवल डाउन हुआ. पीएच लेवल डाउन हुआ यानी एसिड प्रेजेंट हुआ एंड दैट एसिड कैन रिएक्ट विद कैल्शियम फॉस्फेट जो हमारा टूथ एनेमल है, उसके साथ रिएक्ट करके ये इसको डिकम्पोज करना शुरू कर देता है. सो दैट इज वाई फॉर प्रिवेंशन वी हैव टू रिंस अवर माउथ प्रॉपरली एंड सेकेंड वी कैन यूज द एल्कलाइन टूथपेस्ट. अगर सेकेंड एप्लीकेशन की हम बात करते हैं पीएच लेवल पे, तो एसिडिटी, जब भी इंडाइजेशन हुआ या एसिडिटी प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारे अंदर, हमारे स्टमक के अंदर जो गास्ट्रिक जूस प्रेजेंट है, इस मीन्स कि वहाँ पर ज़्यादा एसिड प्रेजेंट हो गया है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एंटा एसिड यूज़ करते हैं. एंटा एसिड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और बेकिंग सोडा. ये दोनों ही एंटा एसिड उस एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड को रिलीज कर देते हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं. इस पर एक क्वेश्चन भी आता है कि अगर आप सपोज किसी रेस्टोरेंट में जाके बहुत सा स्पाइसी फूड खा लेते हैं, उसके बाद एसिडिटी हो जाती है, सो किस तरह से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? सो बाय टेकिंग एंटा एसिड इज अ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर. थर्ड एप्लीकेशन की बात करें तो सॉइल में भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई भी प्लांट्स पीएच इज इक्वल टू 7 के नियर अबाउट बहुत अच्छी तरह से ग्रो होता है, लेकिन हर जगह की सॉइल का पीएच वैल्यू 7 रहे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. इसीलिए इसकी पीएच वैल्यू को हमें 7 पे लाने के लिए हम इसको ट्रीट करते हैं. अगर मान लीजिए किसी प्लेस पर सॉइल का पीएच वैल्यू 7 से कम है यानी एसिडिक सॉइल है, तो हम उसको बेस से ट्रीट करते हैं. बेस जैसे यूज़ कर सकते हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड, लाइमस्टोन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर सकते हैं, जो चॉक यूज़ कर सकते हैं जो उसको स्लाइटली एल्कलाइन नेचर पे लेकर आता है. अगर किसी प्लेस का सॉइल बेसिक है तो हम उसको ट्रीट करते हैं मैन्योर से. मैन्योर इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर जो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा सॉइल को. नेक्स्ट एप्लीकेशन हम चेक कर सकते हैं एनिमल्स में, एक्वाटिक एनिमल्स भी शो करते हैं. देखिए, एसिड रेन. एसिड रेन का जो पीएच वैल्यू होता है वो नियर अबाउट 5.5 के आसपास चला जाता है. हम जानते हैं कि ये जो एसिड उस रेन के अंदर प्रेजेंट है, इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ ऑल्सो. फॉर सॉइल के लिए भी ये खराब है क्योंकि सॉइल को एसिडिक कर देता है. ये एक्वाटिक एनिमल्स के लिए भी ठीक नहीं रहता है क्योंकि पानी में जाने के बाद ये वाटर को एसिडिक बना देता है. वाटर में एसिडिक वाटर में एक्वाटिक एनिमल पूरी तरह से ब्रीथ नहीं कर पाते हैं और फाइनली उनको रेस्पिरेशन का प्रॉब्लम हो जाता है जिसकी वजह से वो डेड हो सकते हैं. इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है. अगर हम इंडस्ट्रियल एरिया में कम से कम पॉल्यूशन करें तो एसिड रेन से भी बचा जा सकता है. फाइन. तो ये कुछ एप्लीकेशन है पीएच वैल्यू के जो हमारी डेली लाइफ में देखे जा सकते हैं.
आपने कभी देखा होगा कि जब जो चींटी होती है वो अपने को काट लेती है और बहुत इरिटेटिंग सेंस हमारी बॉडी में छोड़कर जाती है। सिमिलरली अगर नेटल लीफ को अगर हम छू लेते हैं तो भी उसका जो नेटल है वो हमारे बॉडी के अंदर आकर बहुत ही एक सेंसेशन क्रिएट करके जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो एंट होती है, एंट जब अपने को काटती है तो वो मीथेनोइक एसिड हमारी बॉडी के अंदर छोड़ के जाता है। नेटल लीफ भी, जैसे ही नेटल लीफ हमारे हाथ में लगता है वो भी मीथेनोइक एसिड ही हमारी बॉडी के अंदर छोड़ के जाता है, जिससे एक इरिटेटिंग सेंसेशन होता है। इस इरिटेटिंग सेंसेशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ों ने एसिड प्रोड्यूस किया है हमारी बॉडी में और इसको किसी बेस के थ्रू न्यूट्रलाइज किया जाता है। बेस हम कुछ भी, बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हैं या घरों में रखा हुआ आयरन को भी रफ करते हैं, उससे भी हो जाता है। द रीज़न इज़ दैट आयरन के ऊपर ऑक्सीजन का लेयर होता है, आयरन ऑक्साइड, एंड हम जानते हैं मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। कोई भी बेसिक चीज़ अगर हम अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली उस एसिड को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। नाउ मैं एक क्वेश्चन और आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। सपोज हमारे पास पीएच लेवल 2 है, एक पीएच सॉल्यूशन दिया हुआ है 3.5 का, एक पीएच दिया हुआ है 9.5 का। फाइन, सबसे पहले तो यही एसिडिक कौन सा है, तो हम जानते हैं एसिडिक कौन सा होगा, pH इज इक्वल टू 3.5 पे, एंड pH इज इक्वल टू 9.5 पे कैसा होगा, बेसिक। क्वेश्चन आएगा किस में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन अधिक है, तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन किस में अधिक होगा, जिसका pH वैल्यू कम होगा। तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन किस में ज्यादा होगा, pH इज इक्वल टू 3.5। फाइन, दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि इन दोनों में से कौन फिनोफ्थलीन को कलरलेस कर देगा। फिनोफ्थलीन हम जानते हैं इट्स अ इंडिकेटर, इट्स अ कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड पिंक कलर ये शो करता है बेसिक सॉल्यूशन में। तो किस सॉल्यूशन में ये कलरलेस बना रहेगा, ये एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस बना रहेगा फिनोफ्थलीन, और बेसिक सॉल्यूशन में कैसा हो जाएगा, ये पिंक कलर का हो जाएगा। सिमिलरली अगर और क्वेश्चन इसमें ऐड किया गया, मिथाइल ऑरेंज किस सॉल्यूशन के अंदर रेड कलर में कन्वर्ट होगा और किस सॉल्यूशन में येलो कलर में कन्वर्ट होगा। तो मिथाइल ऑरेंज के बारे में भी हमने पढ़ा था कि एसिडिक सॉल्यूशन में ये रेड कलर शो करता है और बेसिक सॉल्यूशन में ये येलो कलर में जाता है। तो एसिडिक सॉल्यूशन में ये ऑरेंज कलर का हो जाएगा और एसिडिक सॉल्यूशन में ये रेड कलर का हो जाएगा और बेसिक सॉल्यूशन में ये येलो कलर का हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, इंडिकेटर्स के कलर बहुत अच्छे से याद रखना है, पीएच का स्ट्रेंथ याद रखना है। अब जो नेक्स्ट सेगमेंट हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉल्ड सॉल्ट। सी हाउ सॉल्ट फॉर्म। हमें पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस दे विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो इतना तो समझ में आया कि जब भी एसिड बेस से रिएक्ट करता है हमेशा सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है। सो ध्यान दीजिएगा, एसिड रिएक्ट विद बेस एंड इट विल प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस वाटर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सॉल्ट कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे एसिड हमने HCl लिया और बेस सपोज NaOH ले लिया, तो इससे जो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा विद सॉल्ट कौन सा हो जाएगा, NaCl सॉल्ट हो गया। देखिए HCl प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इससे जो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा दैट इज अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। इसी तरह से सपोज H2SO4 लिया, NaOH लिया, तो देखिए Na2SO4 सोडियम सल्फेट। दूसरा देखते हैं H2SO4 प्लस KOH, so it's a K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। These all are salt. एसिड लिया HNO3 सोडियम is a sodium nitrate NaNO3, it's a salt. Then potassium ले लिया HNO3 is a potassium nitrate, it's a salt. इस तरह से हम देख रहे हैं कि जब भी कोई एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो सारे के सारे क्या बन रहे हैं, सॉल्ट बन रहे हैं।
लेकिन ये जो सॉल्ट है इनका नेचर भी अलग अलग रहता है। कुछ सॉल्ट एसिडिक होते हैं, कुछ सॉल्ट बेसिक होते हैं और कुछ सॉल्ट न्यूट्रल होते हैं। इसको फाइंड कैसे करेंगे कि कौन सा सॉल्ट एसिडिक है, कौन सा सॉल्ट बेस है और कौन सा सॉल्ट न्यूट्रल है। इसको फाइंड करने के लिए हम हाइड्रोलिसिस मेथड यूज कर सकते हैं। हाइड्रोलिसिस मींस वाटर के साथ ट्रीट करना। वाटर में जब हम इस सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं, अगर OH आयन प्रेजेंट हो या फिर बेस, स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट हो, सो वी कैन से दैट कि वो बेसिक होगा। अगर H+ आयन प्रेजेंट है या स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट है, सो वी कैन से दैट कि वो एसिडिक होगा। लेकिन अगर हाइड्रोलिसिस के दौरान स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों प्रेजेंट है, सो वी कैन से दैट कि दिस इज द न्यूट्रल सॉल्ट। देखिए कैसे पता लगाएंगे। सो बेसिकली सॉल्ट वी हैव 3 टाइप: एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। सपोज क्वेश्चन आया कि पता लगाइए Na2SO4 का नेचर क्या है, वेदर दिस इज एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल। तो किस तरह से पता लगाएंगे? यू जस्ट ट्रीट विद द वाटर, हाइड्रोलिसिस मेथड के थ्रू। वाटर के साथ ट्रीट किया तो क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड H2SO4. This is the strong base and this is a strong acid. अब दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा? pH = 7 हो जाएगा। इसका नेचर किस तरह का हो गया? न्यूट्रल हो गया। अगर मान लीजिए अमोनियम क्लोराइड क्वेश्चन पूछा गया, अमोनियम क्लोराइड का नेचर बताए कि एसिडिक है या बेसिक है, सो अगेन यू हाइड्रोलाइज दैट, H2O के साथ ट्रीट करा दीजिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया प्लस HCl बन गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl। अमोनियम हाइड्रोक्साइड हम जानते हैं इट्स अ वीक बेस एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्यूशन में एसिड स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए नेचर भी कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। इट मींस इसका pH वैल्यू <7 हो जाएगा, इट बिकम एसिडिक सॉल्ट। अगर हम बात करें किसी और, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कौन सा एग्जांपल ले लें जिसमें हम ले लेते हैं अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3CONH4। अमोनियम एसीटेट को वाटर में डाला, इसमें एसिड प्रोड्यूस हुआ CH3COOH प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बोथ आर वीक, दिस इज द वीक एसिड एंड दिस इज द वीक बेस। इट मीन्स है कि ये भी कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट बनता है दैट इज ऑलवेज न्यूट्रल। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट हमेशा कैसे रहेंगे? न्यूट्रल रहेंगे। लेकिन वीक एसिड हमारे पास कौन सा हो गया? CH3COH और स्ट्रॉन्ग बेस, इसका जो सॉल्ट बनेगा, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस, इसका जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा? बेसिक होगा। जो भी स्ट्रॉन्ग होगा वैसा ही नेचर आ जाएगा। सो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट बेसिक, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है। अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो ये कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। और अगर मान लीजिए आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो इससे जो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा वो कैसा हो जाएगा? एसिडिक। सो रिमेंबर दैट strong acid, strong base will produce neutral salt. Weak acid, the strong base produce basic salt, and weak base and a strong acid produce acidic salt. जो भी strong होगा वैसा salt का nature हो जाएगा। अपने को salt के इस segment में बहुत सारे different salt पढ़ना है। जैसे हमारे पास सबसे पहले most common salt है, that is called NaCl, means sodium chloride। इसको कॉमन सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं।
इनका ओरिजिन किस तरह से हुआ है NaCl का? हम सभी जानते हैं कि NaCl हमारे अर्थ क्रस्ट में बहुत ही एबेंडेंट है। सी वाटर में एक एक्सेस अमाउंट में NaCl प्रेजेंट है। NaCl को हम बाय यूजिंग द एवोपरेशन मेथड से भी ऑब्टेन कर सकते हैं और बाय ड्रिलिंग से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। ड्रिलिंग मतलब रॉक सॉल्ट जो नीचे प्रेजेंट रहता है अर्थ के अंदर, जो खारा पानी निकल के आता है वो उसमें भी बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं और वहाँ से जो सॉल्ट प्रोड्यूस कहलाता है दैट इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट का कलर रहता है स्लाइटली ब्राउन और ये ब्राउन कलर होने का इसका रीज़न है वहाँ पे इम्प्योरिटी प्रेजेंट रहती है और ये इम्प्योरिटी इसके कलर को ब्राउन कर देती है। सो NaCl इज अ मोस्ट कॉमन सॉल्ट है जिसका फॉर्मूला है NaCl एंड दिस इज न्यूट्रल। याद रखना हमेशा जब भी आप नमक को पानी में डालते हैं, जब भी आप इसका हाइड्रोलिसिस कराने की कोशिश करेंगे, इसमें जो सॉल्यूशन का pH वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल टू 7 एंड इट विल फॉर्म द न्यूट्रल सॉल्यूशन। सो नमक का पानी हमेशा न्यूट्रल होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से ये प्रोड्यूस हुआ है। इस वजह से NaCl का जो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाईएस्ट रहता है। इसमें आयोनिक बॉन्ड होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आयंस में कन्वर्ट होना ज़रूरी है और NaCl को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये आयोनाइज्ड हो जाता है। आयोनाइज्ड होने की वजह से इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वाइट क्रिस्टल पाउडर है ये। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में बता चुकी हूँ कि बहुत हाईएस्ट रहता है। हाँ, ये एज अ रॉ मटेरियल बहुत सारे डिफरेंट सॉल्ट बनाने में यूज़ किया जाता है जो हम इस क्लास में अभी पढ़ने वाले हैं। एज अ रॉ मटेरियल NaOH मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में भी यूज़ होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने में भी यूज़ होगा, सोडियम कार्बोनेट बनाने में भी यूज़ होगा। तो इस तरह से ये वाइडली यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग द डिफरेंट कॉमन सॉल्ट। ओके, सो इसको आप नोट कर लें एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कि NaOH किस तरह से फॉर्म होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर किस तरह से फॉर्म होने वाले हैं। The first chemical we are preparing from the NaCl that is called sodium hydroxide, NaOH. Sodium hydroxide. सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसका कॉमन नेम है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन को, इसको किस तरह से फॉर्म किया जाएगा। देखिए इसमें हम यूज करते हैं NaCl। NaCl मीन्स सॉल्ट। दिस इज कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। NaCl का हम यूज करेंगे जो कहलाता है ब्राइन। क्या कहलाएगा? ब्राइन। कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl called brine. Brine हमने यूज किया है along with water aqueous solution बनाएंगे। We can pass the electricity. जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आप पास करते हो आपस में रिएक्शन शुरू हो जाएगी। सोडियम वाटर के साथ बना लेगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस रिलीज होगी और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। देखिए सो हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट फॉर्म हो चुके हैं, कास्टिक सोडा, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन। क्लोरीन गैस, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है इसीलिए ये एनोड पर रिलीज होगा और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है इसीलिए ये कैथोड पर रिलीज होगा, क्योंकि कैथोड पे होता है नेगेटिव चार्ज और एनोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज। इस मेथड को वाइडली यूज किया जाता है फॉर मेकिंग द NaOH और इस मेथड का नाम है क्लोरो एल्कली मेथड। क्लोरो एल्कली मेथड। इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि इसको क्लोरो एल्कली मेथड क्यों कहा गया है। क्लोरो एल्कली मेथड गेस कर सकते हैं क्यों कहा गया इसको? देखिए ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हमारे पास फॉर्म एल्कली क्लोरीन गैस, सो दैट्स व्हाई
इसको बोला गया है क्लोरो। क्लोरो मीन्स क्लोरीन प्रोड्यूस हो रहा है, एल्कली मीन्स एल्कली प्रोड्यूस हो रहा है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है क्लोरो एल्कली मेथड। सो रिमेंबर दैट, याद रखिएगा, व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड द क्लोरो एल्कली, बिकॉज इट प्रोड्यूस क्लोरीन and the alkali both, so that's why its name is chloroalkali method, and this is very widely used for making the NaOH, right? अब इसमें इतने important product form होने की वजह से ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं NaOH कहाँ, तो देखिए NaOH यूज कर सकते हैं हम सोप इंडस्ट्री में, सोप बनाने में यूज कर सकते हैं, पेपर इंडस्ट्री में हम यूज कर सकते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम यूज कर सकते हैं NaOH। क्लोरीन गैस एज अ ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज किया जा सकता है, वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज किया जा सकता है, ब्लीचिंग पाउडर को फॉर्म प्रॉपर करने के लिए यूज किया जा सकता है। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन मीथेन बनाने में यूज किया जा सकता है, एज अ रॉकेट फ्यूल भी यूज किया जा सकता है, बिकॉज दिस इज हाई कैलोरीफिक वैल्यू गैस, सो दैट्स व्हाई इट इज वाइडली यूज्ड एज अ रॉकेट फ्यूल। इससे एक और कंपाउंड बन सकता है, अगर हमने हाइड्रोजन और क्लोरीन को सेपरेट करके आपस में रिएक्शन करा दिया तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म हो सकता है, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज आल्सो यूजिंग फॉर मेकिंग डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंपाउंड, फॉर मेकिंग डिफरेंट सॉल्ट आल्सो, एंड फॉर मेकिंग टी एंड बहुत सारे एक्सप्लोजिव बनाने में यूज किया जाता है, लेबोरेटरी पर्पज में यूज किया जाता है। फाइन, so that is the first chemical which we have prepared by using the NaCl. Now the second chemical जो हम prepare करने वाले हैं NaCl से, that is called baking powder. Baking powder. See, baking powder को अभी मैं यहाँ पाउडर की जगह सोडा यूज कर रही हूँ, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। सबसे पहले हम बात करते हैं ये बनता कैसे, किस तरह से फॉर्म होगा। सो अगेन हियर वी आर यूजिंग कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, दैट इज ब्राइन वी आर यूजिंग, along with ammonia, वाटर ऐड करेंगे एंड प्लस CO2 गैस। So brine is treated with ammonia plus water plus CO2 gas, and it will form sodium bicarbonate plus ammonium chloride. Sodium bicarbonate is slightly soluble in this solution. This is very slightly soluble, इसीलिए इसका precipitate form हो जाएगा। Precipitate form हो जाएगा तो हम उसको filter out कर लेंगे इसके solid crystal को, और हमें मिल जाएगा baking soda। बेकिंग सोडा को बनाने की इस मेथड का नाम है सोलवे प्रोसेस। सोलवे प्रोसेस के थ्रू ये बनाया जाता है। बेकिंग सोडा में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि बेकिंग सोडा हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, प्लस इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो सकता है। सो इट्स अ वाइट क्रिस्टल, ये माइल्ड बेस है, नॉन करोसिव है, ईटेबल है, हम इसको खाने में भी यूज करते हैं। इसका इंपॉर्टेंट यूज होता है फॉर मेकिंग द बेकिंग पाउडर। व्हाट इज बेकिंग पाउडर? ध्यान दीजिएगा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस टार्टरिक एसिड। अब तुम सोच रहे होगे कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में ये टार्टरिक एसिड क्या करेगा। बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट एंड टार्टरिक एसिड उसमें मिक्स किया गया है। तो देखिए इसका ध्यान से देखिएगा, होता क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब आप हीट करते हो, हीट किया तो ये बन गया सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। Na2CO3 इट्स अ बेस। ये कैसा है? बेस है। ये बेस होने की वजह से बिटर होता है टेस्ट में।
अब अगर खाने की चीज़ों में आपने खाने का सोडा मिलाया है, खाने का सोडा मिलाएंगे और हम उसको बनाएंगे फूड को, तो फूड को तो हीट करना ही होगा, यानी हमारा बेकिंग सोडा भी डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज हो गई, ये कार्बोनेट बना लेगा। कार्बोनेट का टेस्ट कैसा हो जाएगा? बिटर हो जाएगा, और बिटर होने की वजह से आपके फूड का टेस्ट खराब हो सकता है। उस फूड के टेस्ट को प्रॉपर बनाए रखने के लिए हम उसमें टार्ट्रिक एसिड भी मिक्स कर देते हैं। टार्ट्रिक एसिड इस बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी? सोडियम बाइकार्बोनेट में हमने टार्ट्रिक एसिड क्या प्रोड्यूस करेगा? H+ आयन। ये इस बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा, सिर्फ Na+ आयन रिलीज होगा, CO2 और H2O। So we can say that baking powder is a combination of sodium bicarbonate along with tartaric acid, and tartaric acid neutralize the base which is produced by heating of sodium bicarbonate. इस तरह से ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं। केक बनाते समय हम हमेशा सोडा की जगह पाउडर डालते हैं। उसका रीज़न ही यह है कि जैसे ही पाउडर को हम डालेंगे, पाउडर हीट होना शुरू होगा केक मटेरियल के साथ, CO2 गैस जो रिलीज हो रही है वो ब्लॉक हो जाती है। मटेरियल जो हमने यूज किया है केक के लिए, जो उसको स्पंजी कर देता है, मॉइस्चर जो है उसको सॉफ्ट करता है, और टार्ट्रिक एसिड उस बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है जो उसको बिटर टेस्ट दे सकता था। तो इस तरह से हम केक में हमेशा बेकिंग सोडा की जगह बेकिंग पाउडर ही यूज करते हैं। नेक्स्ट इसमें चीज आती है सोडियम बाइकार्बोनेट का यूजेस, और हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो एक यूज तो हमारा यही हो गया कि एज अ पाउडर हम यूज कर सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, इसको हम एज अ फायर एक्सटिंग्विशर की तरह भी यूज कर सकते हैं। देखिए फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, सपोज कंटेनर आपने हर जगह देखे होंगे, रेड कलर के कंटेनर, इसमें भरा रहता है सोडियम बाइकार्बोनेट। यहां पर नोजल लगी हुई है, इसमें भरा हुआ है H2SO4। What will happen? जैसे ही आप इस नोजल को प्रेस करते हो, नोजल को प्रेस किया, ये सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर गिर गया, सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर गिर गया, तो इन दोनों ने आपस में रिएक्शन की। आपस में रिएक्शन करने से CO2 गैस रिलीज होती है, क्योंकि हम जानते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट CO2 गैस रिलीज करता है ड्यूरिंग रिएक्शन। CO2 गैस रिलीज होगा, CO2 गैस यहाँ से बाहर से निकलना शुरू हो गया, एंड CO2 गैस इज हेवियर देन ऑक्सीजन। जहां भी आग लगी है वहां पूरे में CO2 गैस फैल जाएगा, जो ऑक्सीजन को कांटेक्ट में आने से रोक देगा। इस तरह से ये फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करता है, आग बुझाने में इसका यूज करते हैं। तो कभी भी अगर आप रेड कंटेनर देखते हैं और वो सीधा हमेशा स्टैंड किया रहता है, उसका कारण होता है नीचे भरा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और ऊपर लगा होता है सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे ही आप नॉब प्रेस करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड गिर जाएगा और रिएक्शन शुरू होकर CO2 गैस रिलीज होना शुरू हो जाएगी। तो दीज आर द टू वेरी वाइडली यूजेस फॉर सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट इज कॉल्ड बेकिंग सोडा। नेक्स्ट केमिकल जो हम बात कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है इसको नोट कर ले, फिर उसके बाद हम वॉशिंग सोडा के बारे में स्टडी करते हैं।